रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਕੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕੋਨੋमिस्ट ਨੇ, बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। और साढ़े नाल मैडम दीपिका बाहरी ने, प्रेजिडेंट वुमेन्स इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत बहुत स्वागत है मैम। गोयल साहब मैं तुहाडे तो शुरू करूँगा, माइक थोड़ा जिहा नज़दीक कर लो। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਜੌਬਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ? पंजाब में जो पिछले 4-5 साल का बजट कह रहा हूँ मैं जी, जो भी ये बजट पेश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। उसका मेजर रीजन ये है, जीएसटी हरियाणा में 80,000 करोड़ के करीब कलेक्ट होता है, पंजाब में 20-22 हजार करोड़ होता है। और जो खर्चे हैं, देखिए पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है शुरू से ही, ठीक है, लेकिन 90% सरप्लस है। तो इसका मतलब यहाँ से 90% जो स्टॉक खरीदा जाएगा वो दूसरी स्टेट को जाएगा। ठीक है। अब दूसरी स्टेट में जाने में दिक्कत क्या आती है, कभी रेल रोक लेते हैं, कभी सड़क रोक लेते हैं, यहाँ तो कंज्यूम होगा नहीं। तो जब वो गोडाउन वेयर हाउस खाली नहीं होंगे तो अगली फसल कहाँ से खरीदी जाएगी? ठीक है। तो सबसे पहले बजट जो भी बने, इम्प्लीमेंट जैसी ताकत है वैसा इम्प्लीमेंट करे। जितने भी एक्सप्रेस हाईवे हैं उनको कंप्लीट करे कि जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो जो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर की जो प्राइस होती है उसमें डिफरेंस कम रह जाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर वो दोनों चीजें कम होंगी तो डिफरेंस ज्यादा होगा। अब फार्मर इज ए प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियलिस्ट इज आल्सो ए प्रोड्यूसर, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी नहीं, उनको कंज्यूमर को प्राइस तेज मिलेगी। तो ये जीएसटी ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है। सिटी वाली बात यह है कि 94-5 में मैंने पंजाब में रिसर्च की थी जी। उस टाइम पंजाब की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी और एक चीज और भी साथ में नेगेटिव थी, हाईएस्ट पर कैपिटा लोन भी था। ठीक है। अब इसका मतलब सेविंग यहाँ ना के बराबर थी, लोग सेविंग नहीं करते। अब जब कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी, हर डेमोक्रेसी में दो पार्ट होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। ठीक है। अमीर आदमी का काम है टैक्स देना और टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है। और वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है और उसी पैसे से गरीबों को सरकार देती है। गरीब सरकार का घर के बजट में अंतर नहीं होता, वो एक कुछ लोगों से वैसे तो गोयल साहब बड़े तर्क होते हैं सरकारों के पास। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ कि ये वजह है? वजह ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल की हो सकती है, सारी वजह नहीं हो सकती। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को फार्मास्यूटिकल का भी मैं बताता हूँ, जब कोई एरिया डेवलप करना होता है तो वहाँ टैक्स रिलीफ दिया जाता है। ये एरिया 95 में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी, ये डेवलप्ड एरिया था। ठीक है। ये बाद में इन लोगों ने बनाया या इनकी पॉलिसी ने बनाया, ये आज के दिन ये हाल है कि 17वां नंबर है पर कैपिटा इनकम में जी। और हरियाणा की जो जीडीपी है वो 12 लाख करोड़ है, पंजाब की जीडीपी 8 लाख करोड़ है। तो ये आज के दिन अगर देखें वो तो ठीक है, कपड़े अच्छे डालते हैं, लग्जरी गाड़ियां सबसे ज्यादा पंजाब में बिकती हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर अगर रियल डाटा से देखें तो कहीं भी बराबर नहीं है पंजाब हरियाणा के। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है। पिछली बार 2,05,000 करोड़ का था। एजुकेशन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 66 में जब अलग हुए, हरियाणा में 8 गवर्नमेंट कॉलेज हिस्से में आए थे, इनके 50 आए थे, आज वो 50 ही हैं। हरियाणा में 8 के 190 हो चुके हैं। तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसको भी प्रोड्यूसर मानना पड़ेगा, और वो प्रोड्यूसर भी है, सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री कहती है कि आप हमें सहूलत दो, हमें टैक्स रिबेट दो, हमें बिजली 5 रुपए करो,
तो क्या ये पॉसिबिलिटी है मौजूदा वो- जो सिस्टम है पंजाब सरकार का? कहीं भी पॉसिबल नहीं है। इवन जितना ये मैनिफेस्टो में अनाउंस करते हैं, अब हमारे यहाँ बेसिकली कमी है कि खर्चा कितना आएगा वो डिमांड पूरी करने पे एक्सपेक्टेड बजट नहीं मांगा जाता। अब कहने को तो कुछ भी कह दो जी, हम ये देंगे, जब बातें बैठते हैं, जब बजट आता है, आप अपनी जेब से ज्यादा खर्च कैसे करोगे? सब्सिडीज मैटर हैं, जैसे फ्री सब्सिडी- बिजली, फ्री पानी। पंजाब में तो कब सब्सिडी का 97 की हिंदी गवर्नमेंट में जो शब्द होता है जी। उसको दान बोलते हैं। दान गरीब को दिया जाता है। अगर दान आपसे गला पकड़ के लिया जाए तो दान नहीं, वो डकैती होती है। पंजाब में वो डकैती चल रही है कि हमें यहाँ सब्सिडी दो, यहाँ सब्सिडी दो। अरे सब्सिडी दान तो मान लिया, एक आदमी आपको सड़क पे मिल जाता है, ठीक है, और वो भूखा है, आप उसको खाना खिलाना चाहते हो, होटल वाला 20 रुपए मांगता है, आपकी जेब में 10 रुपए है। ये चाहते हुए भी मतलब आप कि उसको रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। नेचुरली चीज ये है कि ये एक ही बात ये नहीं होती कि जस्टिफाइड क्या है कि अनजस्टिफाइड क्या जी, है। जी। बात ये है कि देने की पोजीशन में स्टेट है या नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। जब आपकी जेब में 10 रुपए है, 20 रुपए का खाना नहीं खिला सकते, डिमांड तो जस्टिफाइड है। गरीब आदमी वाले नु फ्री बिजली क्यों मिले? ये 70-80 एकड़ वाले नु चलो अभी 5-7-10 आपने 2 एजिटेशन देखे होंगे, सभी ने देखे हैं। जी। एक दिल्ली हुआ था 2 साल पहले, और एक ये शंभू बॉर्डर पे हुआ था। यहाँ जाने वाले कौन थे? कारों वाले थे। क्या कार वाले को सब्सिडी मिलनी चाहिए? सब्सिडी हमेशा गरीब आदमी को मिलती है। सोसाइटी के जो सेगमेंट हैं वो उसको नहीं बैलेंस बांटने, करना रखना पड़ता 2 ही चीजें सेगमेंट होती है, एक गरीब एक अमीर। ये किसान है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस तरह के तो हम वोटों के लिए बांटते हैं। इसको बांटना ही नहीं चाहिए ऐसे। गरीब इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, गरीब फार्मर भी हो सकता है, गरीब दूसरा भी हो सकता है, और जो भी दान दिया जाता है वो गरीब आदमी को दिया जाता है। तो जो आदमी इंटाइटल नहीं है उनको दे देते हैं। अब एमएसपी का ही ले लीजिए। एमएसपी जो सिस्टम 20 साल से चलता आ रहा है वो ही गलत है। एमएसपी उस फसल पे दी जाती है जिसको देश को जरूरत हो। ठीक जो है। ऑलरेडी प्रोडक्शन ज्यादा है उस पे एमएसपी किस बात की? ठीक है। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए पॉलिटिशियन में भी कह लो हिम्मत ही चाहिए, क्योंकि 11 करोड़ वोट है फार्मर्स की। 11 करोड़ उनकी वाइफ लगा लो, 22 करोड़ वोट होगी। 22 करोड़ वोटों से सारी दुनिया डरती है कि राज नहीं आएगा, और उसी से ये और एक्सप्लोइट ये होते चीजें हैं। बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। अभी हरियाणा में रिसेंटली आपने देखा ही है, पहले बजट में एक हरियाणा नहीं, मैम से बात करूंगा पूरा उस बारे में। पूरा का पूरा देश लगा होगा। आप पहले जो रिश्वत देते थे वोटर को, कैंडिडेट अपनी जेब से उसकी- देता था, उसकी अब रूपरेखा बदल गई है। अब गवर्नमेंट ट्रेजरी से देते हैं। हाँ। 1100 रुपए दो, 2100 रुपए दो, अब किसी की देने की स्टेट में है। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाओ फार्मर की, जो एग्रीकल्चर क्रॉप की, पहले तो ये बताओ एग्रीकल्चर क्रॉप कितनी है? वो तो हजारों हैं। आपकी घिया, तोरी, आम, ये भी एग्रीकल्चर क्रॉप है। किस किस पे आप एमएसपी दोगे? तो पहले तो ये डिफाइन करो कि एग्रीकल्चर क्रॉप किसके ऊपर हमने एमएसपी देनी है। एग्रीकल्चर क्रॉप एक नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप घर में भी उगा सकते हो, सहतूत का पेड़ लगा लो, वो भी एग्रीकल्चर क्रॉप है। वो भी एग्रीकल्चर। तो जो चीज अनडिफाइंड है उसके ऊपर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे इतने पैसे दो। और दूसरी चीज, एमएसपी को तोड़ना पड़ेगा। जो चीज सरप्लस है उस पर एमएसपी नहीं लागू हो सकती। ठीक है। जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर एमएसपी लगी है, चाहे कीमत उसकी कितनी भी रख दो, वो एक अलग बात है। पर जैसे हम दालें मंगवाते हैं, ऑयल सीड मंगवाते हैं, उसकी एमएसपी रखो, कितनी रख दो, 1000 रख दो, 1200 रख दो, कम से कम हमारा इंपोर्ट कम होगा। अब पैडी सरप्लस है, व्हीट सरप्लस है। इंडिया व्हीट कंज्यूमिंग कंट्री नहीं है। 3-4 स्टेट, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये खाते हैं, वेस्टर्न यूपी, बाकी तो राइस कंज्यूमिंग है। अब व्हीट की प्रोडक्शन कभी 60s में हमारे काम आई थी, जब एमएसपी इंट्रोड्यूस करी, तब बाहर से व्हीट मंगवाते थे। PL 480 आप लोगों ने सुना होगा जी। PL 480 एक ऐसा लोन है जिसके अंदर भाई आपने देना हो तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। अब तब हमें जरूरत थी, इट वाज ए डेफिसिट स्टेट। आज वो सरप्लस है। तो एमएसपी व्हीट पे नहीं चाहिए, पैडी पे नहीं चाहिए, इन पे एमएसपी चाहिए ही नहीं। और जो ये बीच के आते हैं, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहता हूँ, स्वामीनाथन वाज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उसका एमएसपी से कोई लिंक ही नहीं था। वो तो ये बता सकता था कि ये बीज अच्छा है, इसकी यील्ड अच्छी आएगी। उसमें और भी बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन एमएसपी से रिलेटेड वैसे भी एक पॉइंट उठा लिया। एक स्टेट, चलो मैं कोस्ट पे बताता हूँ।
एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट आती है पंजाब की अलग आएगी, हरियाणा की अलग आएगी, यूपी की आएगी, यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, तो पूरे इंडिया में एक एमएसपी कैसे लागू हो सकती है? और उसको एमएसपी को लागू कैसे करेंगे? मान लिया अगर गवर्नमेंट परचेज नहीं करती स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो फार्मर क्या उसको वापस लेके जाएगा? कम पे तो ले नहीं सकता कोई। और अगर पूरे देश में लागू हो भी गई तो क्या कोटा फिक्स हो सकता है स्टेट वाइज? स्टेट वाइज जब मान लिया गवर्नमेंट ने खरीदना है, पहले तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, रखेंगे का? नहीं तो वही समस्या आएगी, मंडियों से माल नहीं उठेगा, फिर बिकेगा कैसे? वो बिकेगा। सबसे पहले वेयर हाउसिंग की जरूरत होगी। जितनी वेयर हाउसिंग हमारे पास होगी उतना ही तो खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा कैसे खरीदेंगे? इन इश्यूज पे दोबारा माइक मैम को दीजिए प्लीज। मैम वैसे तो विमेन इशू ਇੱਥੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 सोशल सिक्योरिटी। यस, क्या तीनों चीजें हमारे पास हैं? जिस बड़ा तरह सीधा सा सवाल है सर, सीधा सा है पर देखा जाए तो नहीं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दूर दूर तक हम अभी बेंचमार्क्स पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कैन ਨੂੰ ਉਹੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, नो डाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया एजुकेशन ते भी ते हस्पतालों विच भी, बट महिलावां दे वास्ते स्पेसिफिकली की काम किया है असी हुणे देख ही लेने आ, बजट आ ही रहा है, पता लग ही जाएगा कि महिलावां ते कितना फोकस है। ते वी आर स्टिल वेटिंग कि कुछ है लोग महिलावां वास्ते स्पेशल स्कीम्स लेके आन जिदे लई असी मेंटल नॉट ओनली द फिजिकल वेलबींग, साडी मेंटल हेल्थ दे वास्ते भी असी बजट चाहते हैं। ते सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न। देखा जाए जिस तरह ड्रग अब्यूज है, जेंडर डिस्पैरिटी है, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ talking about, but both the sectors developed also and the ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 1100 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟਸ ਦ ਔਡੈਸਿਟੀ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ 1100 ਦਾ, ਉਸੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਏਗਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਕਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਟੂ ਅਰਬਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ about their rights. yes so these schemes should not only be on the paper, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, right from their again health to leke social security to leke well-being to leke everything they should know it। ਕਿਉਂਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਊ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ 250 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ फॉर ऑल होना चाहिए ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। दिस इज वेयर द सब्सिडी इज ऑलवेज रैशनलाइज्ड, इट इज नॉट यस। सो जिस तरह सर ने भी किया होने कि अगर गड्डी लेके तुसी मोर्चे शामिल हो जाओ ते कहो कि मैनू भी MSP चाहिए है, ते उत्थे भी नीड टू
ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇजेस ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਊ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Not ਬੱਚਿਆਂ for ਦੀ all. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਤੇ ਮੇਬੀ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ 25% ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਤਨੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਆਸਕਡ ਫॉर ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਦ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦ ਕੋਟਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਔਨ ਦ ਪੇਪਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਉਹ 100 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸ਼ਾਇਦ 800 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 1000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦੇ incur any health issues after the delivery, then there should be a provision for that। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ even mental status, we all know that ladies ਦਾ hormonal changes ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ mental well being ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And then workplace again, we are not only talking about safety at workplace is very important। ਅੱਛਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜ ਲੱਭੀ कि नहीं? देखो, जो भ्रष्टाचार वाली बात है ना, ये इंडस्ट्री जब तक समाज है तब से चली आ रही है। कम किया जा सकता है, अगर हम कहें कि एलिमिनेशन कर दें वो पॉसिबल नहीं होता, नहीं है, क्योंकि एक अल्योरमेंट है और वो नेचुरल अल्योरमेंट ह्यूमन बीइंग में पैसे के लिए होता है। ठीक है, जब पैसा आएगा तो वो लिया जाएगा। तो वी शुड टॉक भ्रष्टाचार खत्म करने से देते हैं, हमारा काम मैं कह रहा हूँ कि लेने वाला भी और देने वाला भी बराबर जिम्मेवार है। तो इसको खत्म करना आसान नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है।
ये है कि अगर ऊपर लेवल पे कम चलेगा तो इसको कम किया जा सकता है। ठीक है। अब बात हेल्थ की लो, मैंने एक बात आपको कही थी कि पंजाब के जितने भी बजट 4-5 साल से आते हैं और ये भी आएगा, पंजाब गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने की स्टेज में नहीं है। हेल्थ में अभी सीएजी की रिपोर्ट कल ही सबमिट हुई है 23-24 को, 50% से ज्यादा पोस्ट वेकेंट है और ये सिर्फ हेल्थ में नहीं है। सरकार के एमएलए जो हैं वो कल 2 एमएलए, एक मोहाली के कुलवंत सिंह और एक दूसरे एमएलए थे मोगा के, जो एमएलए थे धर्मकोट के, दोनों ने ये बात कही कि हमारे हलके में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। अपनी सरकार को, अपने हेल्थ मिनिस्टर को, और हमें उन्होंने यहां तक बोला कि हमें ये लग रहा है कि हम शायद पंजाब का हिस्सा ही नहीं है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं कि जहां 18 या 20 डॉक्टर चाहिए वहां 4 डॉक्टर हैं। पोजीशन ये है, ये तो हेल्थ की रिपोर्ट पड़ी है जी, लेकिन आप देखेंगे तो सिर्फ हेल्थ में नहीं है, पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही 50% से ज्यादा पोस्ट खाली मिलेंगी, क्योंकि सैलरी हमेशा सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर बजट बनता है जी, और इनके पास जितना खर्चा है वो स्वाय सैलरी के और कहीं बचा ही नहीं सकते। सैलरी में रेगुलर बंदों को मत लगाओ, एडोक पे लगा दो या खाली रखो, वो पैसे जो बचेंगे दिसंबर के रिवाइज एस्टिमेट में इधर उधर कर दो उनको। तो इनके पास पैसा कहीं है ही नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा है। चलो आपने पैसे की बात की, ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰੀਬ 3,70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ 3,378 ਹੋ ਸਕਦੀ, 3,70,000 ਔਰ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਹੈ। मतलब जो एक सरकार जाती है करीब 1.5 लाख करोड़ ऊपर चला जाता है खर्चे का। ये तो कोई निजात मिलती नजर आती है नहीं? साधारण आदमी के भी समझ में आएगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। अपना मिला के सेंटर से जो पैसे मिलते हैं सब कुछ मिला, सारा मिला के बजट बनाते हैं 2 लाख करोड़, 2,15,00,000 का इस बार, जो 10-15 का जो भी आएगा। जो 1 लाख करोड़ का डिफरेंस है वो कहाँ से पूरा होगा? या तो लोन लेंगे या अपने बजट को घटाएंगे। ठीक है। तो ये आम बात है कि 60-70 हजार करोड़ रुपए का लोन इनको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की जो बनती है पंजाब के ऊपर, वो तो लोन लेके ही। फिर ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? मतलब ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। थोड़ी बहुत फिगर आती है, मार्जिनल हो सकता है 10-20 हज़ार करोड़ हो, पिछली बार भी आई सी, पर की इस तरह तुसी कर्जा मुक्त हो सकते हो? उधरों किसान कह रहे हैं साढ़े कर्जे माफ कर। जब डेट ट्रैप में बात तो वही आती है, जब डेट ट्रैप में फंसता है, मैंने आपको बताया कि समाज के 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। जब तक इन 2 वर्ग को स्वीकार नहीं करेंगे, अमीर आदमी एम्प्लॉयमेंट भी देता है, जब इंडस्ट्री लगेगी तो 100 आदमी एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये मत मानो कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा है, ये मानिए कि 100 आदमियों का घर चल रहा है और वो जो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर टैक्स आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कभी हमारी मेजर बूस्टअप होता था पंजाब का 90s में 70s में, आज वो बूस्टअप नहीं है, नहीं रहा। आज वो नेगेटिव साइड में गया। सरकार उसके लिए वो बर्डन है, क्योंकि 90% सरप्लस है। 90% सरप्लस बहुत ज्यादा सरप्लस होता है। तो हमने यहाँ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि रिवेन्यू ज्यादा आए और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। सब्सिडीज को रैशनलाइज करना। सब्सिडीज तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी हमारी जेब अलाउ करती है उतनी ही दो, बाकी दो ही मत। चाहे वो उसमें हो सकता है कि किसी गरीब को ना मिले। अगर हम गरीब को 10,000 करोड़ दे सकते हैं तो 10,000 करोड़ बांटो, 20 दे सकते हैं तो 20 बांटो। जब देने के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से दोगे? ये अनप्रोडक्टिव लोन होता है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
बट एक सिंपल फॉर्मूला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ 1100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਬ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ नहीं लाल रंग की नहीं जो पहले बही होती थी हाँ जी उसका सिंबल है ये उसका सिंबल है भाई बही खाता बेसिकली तो बजट बही खाता ही होता है बजट में जो भी चीज आती है जी इनकम एक्सपेंडिचर लेकिन एस्टिमेटेड बजट में क्या करते हैं कि ऐसी फेक चीज दिखाते हैं जिसको आम आदमी समझ नहीं सकता क्योंकि आम आदमी तो बजट को भी नहीं समझ सकता उसको तो ये मतलब है मुझे 1100 रुपए मिलने चाहिए मुझे 1100 रुपए मेरे टैक्स में इतनी रिबेट हो गई जैसे सेंटर के बजट में आया था कि अब इतने घर में भी यही होता है अगर वाइफ अर्निंग ना हो वो तो खर्चे के पैसे मांगेगी हस्बैंड से वो कहाँ से लेके आता है वो एक अलग बात है जनरली जब किसी ऐसी पोस्ट पे है जहाँ से नंबर 2 रिश्वत के पैसे बनते हैं उसको खर्चे में लगाए जाते हैं और किसी महीने रिश्वत के पैसे नहीं मिलते तो जब भी दिक्कत आती है क्योंकि खर्चे की आदत पड़ने के बाद वो कम नहीं होती तो पंजाब में जो 20 साल से ज़्यादा खर्चा करने की गवर्नमेंट को भी आदत पड़ी हुई है जी तो गवर्नमेंट भी एक समाज का पार्ट है क्योंकि लोग तो वही हैं अब जब वो उससे लोन का आज के दिन इनके पास भी कोई वे आउट नहीं है कि लोन को कैसे कम किया जाए जी कम करने के लिए अमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे अब जैसे ये ट्यूबवेल का एग्रीकल्चर फ्री कर दी जी मेरे ख्याल से 80% जो पंजाब वो डार्क जोन में है डार्क जोन में पानी नीचे चला गया पैडी इससे ज्यादा जितने फार्मर हैं फ्री है बिजली वो ये अगर उसके ऊपर फ्री नहीं होता तो पानी की यूज जो है वो नहीं करते वो कम करते और जो जरूरत के हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि 10-20% ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦਾ ਔਰ ਵੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਹੈ कोई और फसलां ने ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ एमएसपी एश्योर करो ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਚੋਂ निकल जाए मैं आपको चावल का एग्जांपल देता हूं जी 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने में 5000 लीटर पानी चाहिए बिल्कुल ठीक है फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिकली हम चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो इस तरह की चीजें जो सोशल कॉस्ट हैं वो इमीडिएट गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन को हम देखते ही नहीं अब ये राजस्थान ये सारा का सारा बंजर भूमि बन जाएगी आज नहीं बनेगी तो 20 साल बाद बन जाएगी फिर किसकी जमीन जाएगी फिर किस दी जाए बिल्कुल ठीक गल है सो समय रहते इन्हां चीज़ां नूं समझण दी जरूरत है मैं वही कह रहा हूँ इमीडिएट गेन के लिए भी राज का खर्चा चाहिए आज बच्चे की शादी करनी है वो चाहिए उसको देखने के लिए लॉन्ग टर्म देखते नहीं आ जान बाद च देखी जाएगी पानी किधर जाता है पैसे आने के 2 तरीके होते हैं एक तो टैक्स लगाओ या लोन ले लो लोन आने वाली जनसंख्या के ऊपर बर्डन है किसी ने तो पे करना है जी टैक्स लगाएंगे तो आज के ऊपर आज की जो जनसंख्या है आज का जो वोटर है उसके ऊपर बर्डन है उसको तो नाराज नहीं करना चाहते तो लोन ले लेते हैं भावी किसने देखा है आने वाले आप मरेंगे अच्छा दीपिका जी माइक प्लीज ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ EMPLOYE ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਟੂਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲੋ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਵ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ, ਸੋ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ that can be looked into ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਨੀ ਆ ਕੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ that can be looked into, I think that's my suggestion। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, इस डिसीजन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जो ਕਿਵੇਂ ये ओवरऑल जो आपने क्वेश्चन राइज किया है जी, ये वर्चुअली सेंट्रल बजट से रिलेटेड है, समझ गया मैं। इनकम टैक्स स्टेट का दे नाल कोई लेना इसका देना स्टेट के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं फिर भी बताता हूँ आपको, हम एक इनकम पे टैक्स लगाते हैं जी। अब इंडिया में 40-45% तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके टैक्स माफ है, माफ है, ठीक है। और 12 लाख से कम जैसे टैक्स नहीं लगता, बाकी का भी 70-80% पोर्शन ये हो जाएगा। तो मुश्किल से 10% लोग ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स लगेगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या 10% लोग 90% का पेट भर सकते हैं? पेट भर सकते हैं, सवाल यही है। मेजर क्वेश्चन यही है। जो आदमी टैक्स देता है, अब वो 90% लोगों के लिए टैक्स देता है, क्योंकि टैक्स तो वहीं से आएगा। अब उसको पिंच होता है। जब हम उसको 90%, 10% को 40% में ले आएंगे, टैक्स रेट भी कम हो जाएगा, चुभेगा भी नहीं, और टैक्स की सब्सिडी मांगने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब एक एग्जांपल मैं आप देता हूँ, जैसे फार्मर्स वाली बात है। पहला क्वेश्चन है फार्मर कौन है? ठीक है। जो खेत में काम करता है वो फार्मर है या जमीन का मालिक फार्मर है? मान लिया मेरे पास 5-10 एकड़ जमीन है, मैं तो खेती का काम तो करता नहीं, पर फिर भी उसका रेंट आता है। वो जो रेंट आता है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है या दूसरी इनकम है? दूसरी इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। अब हमारे यहाँ क्या है कि उसको भी फार्मर को, जिसके पास जमीन है उसको फार्मर मानते हैं। अब वो तो लैंड ओनर है, वो फार्मर कहाँ से है? तो ये जो गलत डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट हालात को देख के ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है 30 साल पॉलिटिक्स से बाहर निकलना, पॉलिटिक्स से वही मैं कह रहा वोट हूं। पॉलिटिक्स पे फोकस करोगे फिर इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। वोट पॉलिटिक्स में भी क्या होता है कि हम सोसाइटी को तोड़ते हैं। ये फार्मर है, ये व्यापारी है, सोसाइटी सोसाइटी होती है, उसमें गरीब होता है, वो किसी भी सोसाइटी का हो सकता है, लेकिन वोटों के लिए तोड़ा जाता है। ये फार्मर की पार्टी है, हम उसको वोट देंगे, ये व्यापारियों की पार्टी है, उसको वोट देंगे। अब उसके बगैर तो हार जीत नहीं होती। तो हम समाज को तोड़ते हैं वन वे और चलो अदर। छोटा जिहा एक आखिरी कमेंट मैडम, फिर मैं वाइंड अप करना है। तकरीबन चीज़ां आपां डिस्कस कीतियां ने। फाइनली उम्मीद की अज दे बजट तो पंजाब नूं मैं जे फोकस करा, की लगदा है आसवंद हो कि अगे थोड़ा ठीक स्थिति ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਥੈਮਸੈਲਵਸ then ਕੁਝ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਥੈਮਸੈਲਵਸ। ਯੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਔਮਨ ਵੋਟਰ, ਅਸੀਂ 50% ਆਫ VOTING ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਔਮਨ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਲੋਟ